स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बायो का चैप्टर आर इन्वायरमेंट, और जिसमें इसके पहले दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया था व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड फूड चेन, फूड वेब, एंड कैसे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्योंकि बायो है ये, तो ट्रांसफर ऑफ या फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग फिजिक्स वाले टर्म में नहीं पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फूड चेन के अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, 10% लॉ, बहुत सारे कुछ। आज के इस वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिर ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आराम से चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, बट वी आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या हैं, बहुत ही लालची किस्म के लोग होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यानी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम एंड कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं और जो कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट भी हैं। क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि अपने नीड के लिए ही नहीं, अपने ज़रूरत से ज़्यादा, अपने लालच के लिए उसे वो यूज़ करना शुरू करता है इकोसिस्टम में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को, और जिसके कारण क्या होता है कि इम्बैलेंसिंग हो जाता है चारों तरफ, और धीरे धीरे हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों का सहारा डिजर्ट। आज के डेट में जो हम लोग सहारा डिजर्ट देखते हैं वो सहारा डिजर्ट के फॉर्म में नहीं था, लेकिन इंसानों ने क्या किया कि इल्लीगल हंटिंग किया, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हंटिंग किया। किसका? लॉयन का हंटिंग किया इन लोगों ने। अब भाई जब ठीक है शेर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, शेर या शेर के जैसे कोई दूसरे जानवर नहीं लेंगे, जैसे चीता वगैरह, इस तरह के जानवर नहीं रहेंगे तो क्या होगा सोचिए। फिर क्या होगा, डियर या हर्बीवोर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब हर्बीवोर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो लोग क्या करने लगेंगे, ग्रेजिंग काफ़ी मात्रा में करने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इकोसिस्टम यानी जो हमारा फूड चेन था, फूड चेन में कोई भी एक एनिमल यदि खत्म हो जाता है तो नेचुरली हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रासेस अगर खत्म हो गए कहीं के ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ग्रासेस खत्म हो गए यानी कि प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए, प्लांट्स खत्म हो गए, तो क्या होगा, सारे हर्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए तो खाना नहीं बचेगा। और यदि हर्बीवोर्स खत्म हो गए तो क्या होगा, कार्निवोर्स, और जब वो कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनके लिए खाना नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे फूड चेन में जितना भी ट्रॉफिक लेवल होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? तो आप लोगों का ये टर्म क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ईच लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल या इन ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। अब इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा जब मैं किसी एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। मैंने आप लोगों को फूड पिरामिड बताया था लास्ट वीडियो में। तो फूड पिरामिड में आपने क्या पढ़ा था कि भाई ग्रेजुअली जो प्रोड्यूसर की संख्या थी वो ज़्यादा थी, एंड उसके बाद हर्बीवोर्स की संख्या कम है, उसके बाद कार्निवोर्स की संख्या कम है, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स की संख्या कम है। दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड पिरामिड। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो उसी प्रकार से लेट अस सपोज हम लोगों ने क्या किया कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया किसी प्लांट्स में। तो चलिए मैं डायग्राम के द्वारा से समझाती हूँ ताकि आप लोगों का ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ये कोई प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर तरह का प्लांट है, इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारा,
ताकि भी हमारे प्लांट का ग्रोथ हो। अब इस प्लांट को यदि कोई हर्बीवोर खाता हो, मान लिया कि वन प्लांट में जो डिपोजिशन, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, इस तरह के केमिकल होते हैं ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। तो मान लिया कि एक प्लांट में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन जो जमा हो गया है वो है 1 ग्राम। क्लियर? नाउ अब इस प्लांट को लेट अस सपोज गोट ने खाया, ठीक है, तो क्या एक गोट अपने जीवन में सिर्फ एक ही प्लांट खाएगी? नहीं खाएगी ना। हो सकता है कि ये गोट अपने जीवन में, मैं बहुत ही छोटा सा आंकड़ा ले रही हूँ आप लोगों के लिए, तो हो मान लिया कि ये गोट अपने जीवन में 10 ऐसे प्लांट्स खाए। चलिए, तो इसने क्या खाया भाई? 10 प्लांट खाया, यही वाला प्लांट खाया, 10 खा लिया। तो अब बताइए, जब एक प्लांट में 1 ग्राम वो हार्मफुल केमिकल है, तो गोट की बॉडी में कितना चला गया? 10 ग्राम चला गया। एक गोट की बॉडी में 10 ग्राम चल गया। अब इस गोट को खाया किसी ह्यूमन ने, इट इज अ फूड चेन, किसी एक ह्यूमन ने खाया। क्या कोई भाई नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन है, तो वो ह्यूमन ने एक गोट को खाया, एक ही गोट को खाएगा। आप अपने जीवन में जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं, वो लोग अपने जीवन में क्या एक ही गोट खाते होंगे? नहीं, वो लोग अपने जीवन में, मान लिया बहुत ज्यादा नहीं तो अपने जीवन में मान लिया कि 5 गोट को आपने खाया। तो आपने जब 5 गोट्स को खाया तो आपकी बॉडी में ये जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना चला गया? 50 ग्राम। इज दैट क्लियर? यानी ग्रेजुअली जब हम लोग किसी फूड चेन में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का वो इंक्रीज करता है। क्लियर हुआ ये? इसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मान लिया कि चलिए एक्वाटिक मीडिया की मैं बात करती हूँ। एक्वाटिक मीडिया में ये अलगी है, अलगी को खाई कौन? स्मॉल फिशेज ने खाया, स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज को खाया बिग फिशेज। तो आपका एग्जाम में व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये तो पूछेगा ही, साथ में वो क्या करेगा कि एक फूड चेन बना देगा कोई सा भी, और कहेगा कि बताइए इसमें जो सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा? तो जो आपके लास्ट में होगा उसमें होगा। क्लियर? सबसे कम हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन आपका नंबर 1 ट्रॉफिक लेवल, और नंबर 1 ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? हमेशा प्रोड्यूसर होगा, उसमें रहेगा। और आपका जो टॉप कार्निवोर रहेगा, जो आपका टॉप ट्रॉफिक लेवल रहेगा, लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल रहेगा, उसमें आपके पास जो भी केमिकल्स आपका दिया हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। एंड दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर? अब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे, व्हाट इज ओजोन और ये ओजोन लेयर क्या है एंड सो ऑन, इसका यूजेस क्या है। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ओजोन। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में मौजूद रहता है, या इसे हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन नेचर में रहता है। ये मैं शुरू से आप लोगों को बोलती आई हूँ। बट ये ओजोन खास तरह का मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन से ही बना है, और इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और ओजोन लेयर बनाते हैं। यानी व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा O3। इट इज वेरी पॉइजनस, ये बहुत ही पॉइजनस है। तो भाई जब ये पॉइजनस है तो फिर हम लोग क्यों इतने टेंशन में आ रहे हैं कि ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, इसे बचाइए। हाँ, ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये पॉइजनस तो है बट ये हमसे बहुत ऊपर है। हम लोग एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं, बट ये मौजूद है कहाँ? एयर के यानी एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले लेयर में ये ओजोन मौजूद है। ये पॉइजनस है बट
ये ओजोन क्या करता है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, EARTH, दिस इज अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ स्ट्रेटोस्फीयर में ये एक लेयर बनाए हुए रहता है। कौन? दिस इज ओजोन एंड दिस लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। क्लियर? ठीक है। ओजोन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और अर्थ के चारों तरफ ये क्या करता है, एक लेयर बनाता है एंड दिस लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। अब ये पॉइजनस गैस है एंड दीज डेज इट बिकम, दिस लेयर बिकम थिनर एंड थिनर। आज के डेट में ये हमारा जो लेयर है इसका जो थिकनेस है वो पतला पतला होते जा रहा है। तो क्या जरूरत है इतना वरीड होने की, होने दो। जब ये पॉइजनस है तो नहीं, ये पॉइजनस है तब जब हम इसे इनहेल करेंगे, यानी कि जब हमारे सांसों के द्वारा ये अंदर जाएगा तो ये पॉइजनस हो जाएगा। बट यदि ये ऊपर के लेयर में मौजूद है, हमें इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, ये इसका यूज यही है कि इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज। सन से आने वाला जितना भी रेडिएशंस होता है, जितना भी यूवी रेज होता है, यदि वो सारा यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पर आ जाए तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे हमारे अर्थ को जलाने में सक्षम है। हमारे पूरे अर्थ पर जो लिविंग सिस्टम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेड़ जल जाएंगे, फिर कुछ भी हमारे अर्थ पर नहीं बचेगा। इसकी मात्रा जो आज आ रही है, यदि उससे ज्यादा आने लगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा इकोलॉजी डिस्टर्ब होगा, कुछ ऐसी डिजीज होंगी जैसे स्किन कैंसर, इस तरह की बीमारियां होने लगेगी। अल्ट्रा वायलेट रेज जहां हमारे लिए यूजफुल है, बट यूजफुल तो है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसकी मात्रा फिक्स है। यदि उससे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पर आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे, सारे लिविंग्स मरने लगेंगे, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि ग्लेशियर में जो मौजूद बर्फ है वो पिघलने लगेगा और पूरी धरती, हमारी पूरी धरती पानी के अंदर नष्ट हो जाएगी। तो ये ओजोन लेयर अब समझ में आया क्या काम करता है, ये उस हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज को अप टू अ सर्टेन लिमिट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। तो भाई ये एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, यानी ये ओजोन लेयर बनता कैसे है। तो होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर मैं लिख रही यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके उसके हीट को एब्जॉर्ब कर ये ऑक्सीजन अपने ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये अपने एटम्स में टूट जाता है, ठीक है, और इसी हीट के प्रेजेंस में ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर जाता है, यानी ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है और बनाता है O3। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, यानी अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रेज है तो ओजोन बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, और इसी यहीं पर वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को। तो ओजोन बनने की यही प्रक्रिया होती है जिसमें ये अल्ट्रा वायलेट रेज काम आता है, ठीक है, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकता है ना। अब इसका रीज़न क्या है, हो क्या रहा है कि आज के डेट में कहीं कहीं जो ओजोन का लेयर है वो, मान लिया कि ये इतना मोटा ओजोन का लेयर है, दिस वन, दिस, ये जो ओजोन का लेयर है वो अब कुछ कुछ जगह पर थीन होते जा रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओजोन होल आपने नाम सुना होगा, ओजोन होल, ये बहुत आपके न्यूज चैनल्स पे भी आता है, ओजोन होल। होल का मतलब होता है छेद, बट एक्चुअली ये छेद अभी हुआ नहीं है, अभी होल हुआ नहीं है, ठीक है। अगर होल हो गया तो इस जगह से इतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आने लगेगा कि ये बहुत दूर तक का तो इलाका जल के नष्ट ही हो जाएगा। इस इलाके का ओजोन होल यानी द थिनेस्ट पार्ट ऑफ ओजोन
क्लियर, इसे ही हम लोग ओजोन कहते हैं। और अभी जो ओजोन होल की बात मैं कर रही हूँ, या जो सबसे ज़्यादा थिन हुआ है, वो एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन का लेयर है ना, एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन का लेयर है वो बहुत ही पतला हो चुका है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि सारे बर्फ पिघलने लगे हैं, और इतना जो आप लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ आप लोग देख रहे हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी कुछ, तो ये सारा कुछ इम्बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो आखिर इस ओजोन डिप्लीशन का रीज़न क्या है? इस ओजोन डिप्लीशन का रीज़न है कि हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रे, शेविंग क्रीम जो बॉयज़ यूज करते हैं, उन सब में CFCS गैस पाया जाता है, यानी उसमें मिक्स किया जाता है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ CFCS गैस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम लोग इस तरह के एप्लियंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, या फिर उस तरह के जैसे एरोसोल स्प्रे हम लोग यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, तो इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के मटेरियल्स जब हम लोग यूज करते हैं, तो ये CFCS गैस रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो इसमें क्लोरीन का पार्ट है, जो इसका क्लोरीन है, वो रिएक्शन करता है इस ट्राई एटॉमिक यानी ओजोन से। ठीक है, ये क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है, ठीक है, दिस ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। तो भाई ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि अच्छा ही तो है मैम, ओजोन तो इतना ऊपर है ही बहुत सारा, हमेशा तो बन ही रहा है, बट ये ऑक्सीजन तो दे रहा है ना। दिस ऑक्सीजन यानी डाई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज यूजफुल टू अस, इज यूजफुल फॉर अस, तो बनने दीजिए इसे। नहीं, यदि वो ओजोन नहीं बन पाया तो क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, फिर हमें रेस्पिरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए हम सभी वैनिश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ वरीनेस। क्यों हम लोगों को टेंशन है इस ओजोन लेयर के लिए? तो इसके लिए क्या हुआ भाई, हर चीज़ के लिए तो UN में ऑर्गेनाइजेशंस बना हुआ है, ठीक है, हर चीज़ के लिए भाई कि कुछ देर कंट्री ने मिलकर के, आप लोग ज्योग्राफी में से पढ़े होंगे कि UN यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आपस में मिल करके और अलग अलग क्षेत्र में उन लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी बदमाशी ना कर सके, कोई भी शैतानी ना कर सके। तो UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1987 में जितने भी कंट्रीज थे, इन लोगों ने मिलकर के ये प्रॉमिस किया कि हम लोग अब कुछ इस तरह का एप्लियंसेस बनाएंगे, ठीक है, या हम लोग अब इस तरह का केमिकल्स या जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं बनाएंगे जिसमें CFCS गैस की मात्रा या तो बहुत कम रहेगी या कोशिश किया जाएगा कि नहीं रहेगी। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। And the last topic of this chapter is managing the garbage we produce. What are garbages? Garbage किसे कहते हैं? हमारे घर से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है वो सारा का सारा गार्बेजेस निकलता है। तो आप अपने घर से क्या क्या फेंकते हो? आपके घर से क्या क्या निकलता है? पेपर्स आप लोग फेंकते हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स फेंकते हो, कुछ प्लास्टिक्स रहता है, कुछ रबर के बने हुए चीज़ रहते हैं, कुछ मेटल्स रहता है, ग्लास रहता है एंड सो ऑन, इतने सारे चीज़ रहते हैं। तो गार्बेज जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है इसे हम लोग गार्बेजेस कहते हैं। अब जनरल लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे दरवाजा खोला, खिड़की खोली, मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए, वो कूड़ा अपने घर के बाहर फेंक दिया। यानी घर आपका रहे साफ और सड़कों पे हम कूड़ा जमा करें, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, वेल डन। वैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ मुझे अपनी सफाई से मतलब है, दूसरे की सफाई से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? लेकिन जो भी पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं
जिन्हें भी इस समाज की चिंता है, जिन्हें भी लोगों की चिंता है और जिन्हें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि 9th क्लास में हेल्थ वाले चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कैसे कम्युनिटी क्लीननेस जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। खैर वो तो मैं उस चैप्टर में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी, अभी मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है, वो आपको पढ़ना भी नहीं है। तो गार्बेजेस किस तरह से हमें फेंकना चाहिए, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए ताकि कचरा कम जमा हो। म्युनिसिपैलिटी का ये काम है कि वो कचरा उठाए, बट आप सभी अपने अपने घरों के बाहर यदि कचरा फेंक दो, ये म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको एक जगह दिया जाता है जहां आप अपने घर का कचरा फेंकिए, ठीक है। तो हम लोगों को इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि हाउ वी कैन पुट आवर इन्वायरमेंट क्लीन, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, हमें इसी इन्वायरमेंट में रहना है, तो किस तरह से कचरा फेंकें। चलिए, पहला रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग यानी कि समथिंग विच इज यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय जनरल प्रोसेसेस। कुछ ऐसे चीजें हमारे घर से निकलती हैं जिन्हें हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने क्या किया, थम्स अप की एक बोतल लाया, आपने उसका कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया और फिर उस बोतल में, ये जनरल लोग करते हैं, फिर उस बोतल में आप लोगों ने क्या किया कि पानी भरकर रखना शुरू किया। ये क्या हो गया, रीयूज, यानी आपने उसे दोबारा यूज कर लिया। क्लियर। रिसाइकलिंग में हम लोगों ने क्या किया कि वो जो आता है कचरा घर से ले जाने वाला, जो प्लास्टिक के बॉटल्स एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे जो या रैक पिकर्स जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक या मेटल्स या ग्लास, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया, इन सबको हम लोग फिर से प्रोसेसेस के द्वारा, यानी इसे मेल्ट करके एंड फिर इसे रीमोल्ड करके हम लोग इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है अपने घर के गार्बेजेस से। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग इसे नहीं कर सकते, हमारे पास वैसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि प्लास्टिक के बोतल को फिर से पिघलाया और फिर से दूसरा प्लास्टिक का बोतल या कोई दूसरा चीज बनाया और इसे यूज किया। बट हम यदि उसे एक जगह अलग रख दें, अलग सेपरेट करके रख दें, ठीक है, तो जो कचरा चुनने वाले हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा, और या फिर हम उसे बेच भी सकते हैं। आपका दोनों तरीके से फायदा हो गया, ठीक है। इधर उधर सड़कों पे ना फेंकें, ठीक है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। आपके घर से जो भी गार्बेजेस निकल रहा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल ये मैं बता चुकी हूँ, जो कि डिग्रेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अब इसके अंदर एग्जांपल्स कितने आते हैं, किचन से आने वाला सारा कचरा, जैसे जो भी फूड लेफ्ट ओवर फूड्स हो गया, जो बचा हुआ खाना आपका हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, इस तरह के जो थिंग्स हैं, हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, उसे कंपोस्ट बना सकते हैं। अब भाई कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे पास कोई फील्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगर चाहो तो अपने घर में भी बना सकते हो। आपने एक ड्रम ले लिया या एक बकेट ले लिया, उसके अंदर वो सब वेजिटेबल पील्स एंड सो ऑन डाला, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया, फिर आपने अपने घर से कचरा डाला, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया, धीरे धीरे 3 से 4 महीने में क्या होगा, ये बहुत अच्छा आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम लोग अपने घर के गार्बेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। तो इस तरह से कंपोस्ट तैयार करके हम लोग बायोडिग्रेडेबल गार्बेजेस का यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इट मीन्स होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर गार्बेज को जला देना। ये हम लोग खुद से नहीं कर सकते, ये म्युनिसिपैलिटी की काम होती है, ये हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो इसमें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, कचरे को जला दिया जाता है, यानी उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाता है। जो इतना सारा कचरा था, जब उसे जला दिया तो क्या हुआ, उसका जो एशेज, जो उसका राख बचा, वो काफी कम मात्रा में बचा, ठीक है। तो इस तरह से उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेटर इट इज अ काइंड ऑफ फर्नेस, एक तरह का फर्नेस होता है जिसमें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर कचरे को डाल दिया जाता है और इसे जला दिया जाता है।
ताकि पॉल्यूशन काउज। और इसको करने से क्या फायदा, चलो भाई हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि केरोसिन ऑयल उजले और उस पर हम लोगों ने आग लगा दिया, तो भाई उससे भी तो हमारा राख बन जाएगा, बट उससे बहुत सारे जहरीले गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारे जहरीले गैस भी निकलेंगे। क्लियर। लेकिन इंसिनरेशन में इतना क्विक वो जलता है कि उसमें से पॉइजनस गैस नहीं निकल पाते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज लैंडफिल। लैंडफिल यानी जो लो लेइंग एरिया। अब लो लेइंग एरिया इट मीन्स बहुत जगह हम लोग क्या देखते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे बने हुए होते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक शहर है या कोई एक जंगल है या गांव, समथिंग आप कुछ भी कह लीजिए, तो उसमें ये जो इलाका है, यहाँ पर जो भाई हमारे घर बने हुए हैं, हम लोग इस घर में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे बिल्डिंग्स हो या झोपड़ी हो, जो भी हो, ठीक है, ये हमारे घर बने हुए हैं। लेकिन ये जो गड्ढा वाला इलाका है इसे हम लोग कहते हैं लो लेइंग एरिया। और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो इन सारे चीजों में काम नहीं आते। वैसे तो म्युनिसिपैलिटी क्या करती है कि बहुत सारा कचरा को यहाँ डाल देती है, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देती है, फिर वो बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेड हो जाएगा। और आजकल तो बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से कंपोस्टिंग तैयार की जा रही है, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन चुन लिए जा रहे हैं और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे इस लो लेइंग एरिया में कंपोस्टिंग तैयार की जाती है। यदि नहीं भी की जाती है, आपके शहरों में भी कुछ ऐसे इलाके होंगे जो पहले गड्ढे और पानी से भरे हुए होंगे, लेकिन आज के डेट में क्या है कि वहां पर लोग रहना शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे कचरा भरते भरते यानी गार्बेजेस भरते भरते क्या होगा, पहले कचरा डाला, फिर मिट्टी डाला, कचरा डाला, मिट्टी डाला, और फिर ये इसके लेवल में आ गया। तो इसमें हम लोग जैसे कोई बिल्डिंग टूटी तो उसका जो सीमेंट एंड बालू इस तरह का जो भी आइटम्स निकला उसको भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लैंडफिल में हम लोग क्या करते हैं, जो लो लेइंग एरिया है वहाँ पर गार्बेजेस को डाल दिया जाता है ताकि उसकी हाइट ऊंची हो जाए और फिर वहाँ पर आप लोगों का अर्बनाइजेशन आसानी से हो जाता है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज सीवेज ट्रीटमेंट। व्हाट इज सीवेज? हमारे घर से क्या सिर्फ सॉलिड वेस्ट निकलता है? लिक्विड वेस्ट भी तो निकलता है। लिक्विड वेस्ट हमारे किचन से निकलता है, लिक्विड वेस्ट हमारे बाथरूम से निकलता है, ठीक है। तो जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है जो कि होता है हाउस होल्ड यानी घर से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है उसे ही हम लोग कहते हैं सीवेज। क्लियर। और ये कैसे आता है, वो कैसे होता है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। भाई हमारे घर से निकला और एक नाली, जो नाली है उसे हम लोग कहते हैं सीवर्स, ठीक है। सीवर्स के थ्रू बहुत सारे सीवर्स का चैनल होता है। जैसे कि मान लिया कि मेरे घर से निकला, मेरे पड़ोसी के घर से निकला, अगल बगल 10-15 घर से निकला, छोटे छोटे सीवर्स निकले और वो निकल के एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम में चले गए। और वो बड़ा सा नाला क्या करता है कि जाकर हमारे इलाके का जो मेन वाटर बॉडीज है वहां पर जाकर के उसे वो डाल देता है। यानी जो मेन वाटर बॉडीज है, पॉन्ड, लेक्स या फिर रिवर, जनरली ये रिवर में डाला जाता है, ओशियन में डाला जाता है। तो भाई इसमें तो बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं ना। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे घर से, हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल से भी वो कचरा निकल रहा हो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हों। तो यदि इस सीवेज को ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीट इट मीन्स कि इसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो निकाल लिए जाते हैं। एक होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और उस प्लांट का यही काम होता है कि उसमें से कचरा निकाल लिया जाता है। मैं इसका एक शॉर्टकट डायग्राम के द्वारा बताऊंगी। इसका डिटेल आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लास आई थिंक 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये जो गंदा पानी आया, ठीक है, जो सीवेजेस आया, उसे सबसे पहले आपने क्या किया, फिल्टर कर लिया। तो जब फिल्टर किया, किसी जाली से गुजारा, तो जो भी लार्ज पॉलीथीन बैग्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ स्टोन्स, ये इसमें फंस गए। उसके बाद जब पानी आया उसे हम लोग डालते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पानी कुछ देर तक रहता है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉइल है, सैंड है, वो सारा आकर के यहाँ सेडिमेंट हो जाता है।
कुछ लार्जर पार्टिकल्स हैं वो भी हो जाते हैं। और फिर इस पानी को निकाल करके हम लोग इसे प्यूरिफाई करते हैं, बाई क्लोरीनेशन के प्रोसेस से डिसइंफेक्शन करते हैं। देन फिर इस पानी को रिवर में या ओशियन में जहाँ भी डालना है वो डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम होता है। अब यहाँ जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बैठा, ठीक है, क्योंकि सारे पॉलीथीन्स वगैरह तो हम लोगों ने इससे ले लिए, केमिकल एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया, तो इससे एक तो हमारा जो सीवेज है वो प्यूरिफाई हुआ, वो अपने रिवर में जाने के बाद उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। साथ में और भी इससे कुछ निकलता है, इससे निकलता है इसके डिग्रेडेशन के द्वारा निकलता है बायोगैस। तो इस गैस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तैयार होता है कंपोस्ट। तो ये दो बहुत अच्छी चीज़ निकलती है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ एंड साथ में हमारा बायो का टॉपिक खत्म हो गया 2020 सेशन के लिए, क्योंकि 2020 के सिलेबस में आपका बायो में एक और चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसे सीबीएसई ने हटा डाला है, वो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस सेशन के लिए अब आप लोग सब खुश हो जाइए क्योंकि बायो का सिलेबस बहुत जल्दी ही खत्म हो गया है आपका। तो इसे रिवीजन कीजिए और फिर पढ़िए। यदि कोई डाउट होता है आपको मेरे वीडियोस देखने पर या मेरे नोट्स में आपको कोई भी डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्लियर? ओके ना, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।